कि नारी आज की हो या आदि काल की हो, नारी बहुत ही शक्तिमान थी, रही है और रहेगी, और उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। हमारे बीच गीता श्रॉफ जी हैं। इनके बारे में क्या बोलूं मैं, उतने शब्द कम पड़ेंगे। ये साउथ गुजरात, सूरत ही नहीं पूरे इंडिया के लिए नारी के उत्थान के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, कैसे समाज में औरतें आगे आके अपना एक मुकाम बना सकती हैं, उसके लिए बहुत सारा काम किया है। तो हम मैडम से ही जानेंगे कि आपका एजुकेशन और फिर आप सूरत कब आए और कैसे स्टार्ट किया, कुछ बताइए आप। जी नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाऊंगी अब। जी आपने पूछा मेरे बारे में, तो मेरा बचपन बम्बई और उसमें भी भुलेश्वर गिरगांव एरिया, 10 बाय 10 की रूम में हम 4 भाई बहन मम्मी पापा के साथ में एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा बचपन गुजरा। और क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी, इसलिए भी, क्योंकि मैं थर्ड अनवांटेड गर्ल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट थी, इसलिए भी, और क्योंकि मैं चाली सिस्टम में रही, इसलिए भी मुझे बहुत ऐसे एक्सपीरियंस मिले जो लाइफ टाइम तक उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया। और इसीलिए शायद मैं, मेरे पास जो है वो सोसाइटी को अच्छी तरह से दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे में वो आजू बाजू सबको समझने की उसी बचपन से ही एक आर्ट जो था वो आ गया था। और यस, अबाउट माय एजुकेशन, तो मैंने बम्बई में ही पूरा स्कूल किया और कॉलेज भी की, लेकिन मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तभी मेरी शादी हो गई, तो वो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मेरी शादी के बाद हम लोग सूरत शिफ्ट हुए थे, क्योंकि वैसे मेरा बर्थ सूरत में हुआ था, मैं बॉर्न सूरत में हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स ओरिजिनली दे आर सुरती, पर वो पापा की जॉब के कारण बम्बई में रहते थे। तो मेरे हस्बैंड भी वैसे बम्बई में ही थे। फिर हम लोग जब सूरत शिफ्ट हुए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम तब टॉप पे थी, तो बिजनेस के कारण यहाँ आए। और फिर बच्चा हो गया तुरंत, और शादी के 20 साल बाद मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेट। और क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा सोच में आता था कि लास्ट ईयर की सिर्फ एग्जाम बाकी थी और मेरी शादी हो गई, अगर वो एग्जाम दे देती तो शायद मैं ग्रेजुएट कहलाती। तो जो एक मन में खटका था वो बस बेटे बड़े हुए, उसके साथ ये भी कंप्लीट हो गया। 2 बेटे हैं और उनके साथ कॉलेज गई, कॉलेज रेगुलर एज अ स्टूडेंट मैंने मेरा बीकॉम कंप्लीट किया। फिर मन हुआ कि सोशल वर्क में हूँ तो थोड़ा लॉ भी जानना चाहिए, तो लॉ शुरू किया। तो वीटी चौकसी लॉ कॉलेज में 2 सेमेस्टर उनके भी कंप्लीट किए, और फिर तो बहुत आगे निकल गई, तो थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट रखना पड़ा, पर यस, लॉ का पूरा नॉलेज ले लिया। क्या बात है मैडम। देखिए आपने, ये आपका इंट्रोडक्शन ही ना करोड़ों लोगों के लिए एक अपने आप में मिसाल है। आदमी को ना कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगर लगन और दिल में जज्बा है ना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आपका एक जो आपने जो स्टार्ट किया ना इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो क्या होता है कि ठीक है, समय के साथ कभी कभी कुछ चीजें इनकम्प्लीट रहती हैं, बट आपके अंदर जज्बा था तो आपने पढ़ाई पूरी करी, आपके जज्बा था तो लॉ सीखा, और फिर जिस रास्ते पे आपको चलना था उसको आपको कोई रोक नहीं पाया जी। तो आप जो है ना यहाँ पे आने के बाद सोशल सर्विस में तो एक आप, क्योंकि नारी और इतना सारा किया, तो मैं तो क्या बोलूं, मैं नारी के लिए एक आध लाइन में ही बोल देता हूँ जब तक। और आज की तो आधुनिक नारी है कि आज की आधुनिक नारी जो है ना किसी चीज की मोहताज नहीं है। हिमाचल से देखिए, पहाड़ों तक से लेकर के सीमाओं तक देखिए, सैनिक भी आज नारी है। और आज देश की एक एक अधिकारी, बड़े बड़े पोस्ट हो, छोटे छोटे पोस्ट हो, एजुकेशन ने, जो आपने बोला ना पढ़ाई, आज एजुकेशन ने नारी को इतना महान बना दिया। एक माँ, एक बहन, एक बीबी, एक पत्नी,
एक कवित्री और एक कवि एक नारी है, और इस शिक्षा ने उसको इतना महान बनाया कि आज देश की हर जगह पे हर सम्मान के साथ चलने वाली नारी है। तो आज की नारी को मेरा सलूट है, और आप जैसी नारियों को सलूट है, क्योंकि देखिए देश जो है ना, देश तो तभी बढ़ सकता है आगे जब सब लोग साथ में मिलकर चले, सबको इक्वालिटी हो। तो आपको इस समाज सेवा का जज्बा कहाँ से आया, और फिर आपने जो 1989 से लेके स्टार्ट किया था लोगों को, खास तौर पर लेडीज के लिए, उनको पढ़ाना, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी चीजें कैसे करी, थोड़ा डिटेल में बताइए लोगों को। मुझे लगा कि जो मैं समझ रही हूँ, जो मुझे सीखना पड़ता है, वो मैं पहले से ही सबको तैयार रखूं कि कैसे आगे आना है, तो कैसे आगे आना चाहिए। अभी आपने कहा कि आज की नारी, तो मैं कहूंगी कि नारी आज की हो या आदि काल की हो, नारी बहुत ही शक्तिमान थी, रही है और रहेगी, और उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं स्त्री हूँ। मैं स्त्री हूँ इसलिए मैं स्त्री को समझ सकती हूँ, पर मैं पुरुष को जन्म देती हूँ तो मैं पुरुष को भी इतना ही समझ सकती हूँ। मैं 2 बेटों की माँ हूँ तो मैं पुरुष को भी इतना अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आपने कहा कि आप समाज सेवा की तरफ कैसे गए, कि परिवार में भी ये होता होगा। बिल्कुल, जब मेरा कोई इंटरव्यू लेने आता था वो टाइम पे इन 90s, क्योंकि तब तो बहुत कम महिलाएं ऐसी बाहर निकली थी, कम, शायद मैं ही बहुत ज्यादा एक्टिव थी तब। मुझे पूछते थे कि आपके फैमिली मेंबर्स और ये सब आपको अच्छा है कि कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं तो मैंने कहा कि कुछ भी हमें कोऑपरेशन किसी से चाहिए ना, तो पहले हमें पहल करनी पड़ती है, हमें कुछ करना पड़ता है। तो मैंने वो किया कि मैंने परिवार में मेरे दोनों बेटों को, मेरी सास को और मेरे पति को, चारों को बिठा के ये बताया कि मेरी लाइफ का एक्चुअल जो गोल है वो सिर्फ खाना पीना, घूमना, पैसे कमाना, क्योंकि मैं बिजनेस वुमन थी, टेक्सटाइल का बिजनेस मैंने शुरू किया था और मैं बहुत अच्छी तरह से वो बिजनेस संभाल रही थी। तो मैंने ये कहा कि ये ही मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल है समाज के लिए कुछ करना, जो बचपन से मेरे दिमाग में है। एज अ गर्ल चाइल्ड मैंने बहुत कुछ देखा है, तो मुझे वो करना है। तो मैं आप लोगों की परमिशन से, नॉट एक्चुअल द वर्ड परमिशन, बट आप लोगों को समझा के मैं इसमें जाना चाहती हूँ, जाना तो चाहती हूँ, पर आप लोग जब हाँ कहेंगे समझकर तब, तो मेरी जिम्मेदारी में घर से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी नहीं आएगी, और बिल्कुल नहीं आई। ऊपर से मैंने डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। पर हाँ, मैं पैसा कमाने के लिए जो एफर्ट्स कर रही थी वो बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं पैसा मांगूंगी भी नहीं, मेरी लाइफ एकदम सिंपल बना दूंगी। पर मुझे सोसाइटी के लिए जो वर्क करना है उसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके कारण हो सकता है मैं घर में थोड़ा देर से भी आऊं, ये आऊं। तो जब मैंने समझा के कहा ना, तो ये लोग की समझ में आया कि ठीक है वो कह रही है तो अच्छा ठीक है, वो कर तो रही है सब घर के लिए, और मेरे हस्बैंड भी बिजनेस करते ही थे, तो उनको लगा कि ठीक है, तो थोड़ा बहुत मेरे ऊपर थोड़ा बर्डन आएगा, तो वो भी रेडी हो गए। और सास तो एकदम से कोऑपरेटिव थी ही, और दोनों बेटे उससे भी ज्यादा कोऑपरेटिव थे। वो तो मेरे आजू बाजू खड़े रह गए कि आपकी मदद हम करेंगे। यानी रात को आप अचरज करेंगे कि वो टाइम पे महिलाओं को पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाना अच्छा नहीं था, यानी अच्छे घर की महिलाएं नहीं जाती थी। तो जब उन लोगों को पता चलता था ना, मेरा नंबर तो बहुत इजीली, क्योंकि मैं टीवी शो करती थी चैनल सूरत पे, तो हर एक एपिसोड में मैं लास्ट में बोलती थी कि अगर कोई भी महिला कुछ गलत सोचती है, उनको कोई समस्या है, तो प्लीज आप गलत कुछ भी मत स्टेप लीजिएगा। अब मेरा नंबर नीचे आ रहा है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकती है। तो तब मोबाइल नहीं था, एक सिर्फ पेजर था और लोकल लैंडलाइन फोन थे। तो मेरा नंबर पे फोन आते थे, और मैं बिल्कुल रात को 2-2:30 बजे मेरे घर तक लोग आते थे। तो मेरे बेटे ने कभी भी ऐसा नहीं, हमारे दूसरे के घर में क्या रात को 2 बजे अगर बेल बजे तो क्या कोई गया ऊपर, ऐसी सोच आती थी। हमारे घर में तो बहुत इजीली अच्छा कोई केस आया तो जो भी जागता था वो अपने रूम से बाहर आता था, नीचे जाके चाय बनाएगा, पानी के ग्लास चाय वो रख के चले जाएंगे। यानी उनको पता है कि मेरे बेटे को खास करके कि मम्मी तो बिजी होंगी, क्यों वो बेचारी थोड़ी, और जो तकलीफ में आए हैं उनको पानी चाय तो
तो चाहिए, तो वो कर देते थे। तो मेरे हिसाब से मैंने समाज को जो दिया उससे ज्यादा समाज ने मुझे दे दिया। मेरे बेटों में जो संस्कार आ गए, वो जो समझ शक्ति आ गई, वो शायद मैं अगर ऐसा काम ना करती तो ना आता। तो अब आपने जब उसका जिक्र कर दिया है तो आप बताइए, क्योंकि आपने करीब 100 एपिसोड किए थे टीवी सीरियल जी। के, तो कौन सा सीरियल था और उसमें क्या मैसेज था, क्या नाम से चलता था टीवी सीरियल? वो सहियर करके था जी और उसमें पहले एक एपिसोड 25 मिनट्स का होता था, जिसमें पहली 5 से 7 मिनट कोई एक ऐसी महिला जिन्होंने कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है और जो इंस्पायर कर सकती है दूसरी महिलाओं को, ऐसी जी। महिला का एक इंटरव्यू होता था। फिर महिलाओं का वो टाइम पे तो किचन और घर वो उसका मेन पार्ट था, तो कुकिंग की एक रेसिपी अच्छी सी दिलवाती थी। फिर घर की सजावट के बारे में बातें कर लेते थे। फिर एक्चुअली मेरा जो मोटिव था ये उसके पीछे कि महिलाओं को मेंटली स्ट्रांग किया जाए, तो उनकी समस्याओं का निवारण के लिए हम एक साइकोलॉजिस्ट से और साइकियाट्रिस्ट से एक थोड़ी सी एक क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते थे, जिससे महिलाओं को कुछ भी वो अटकी हुई हो तो वो आगे बढ़ सके। और एक बहुत अच्छी सी मैं ह्यूमर लास्ट में डाल देती थी, जिससे महिलाओं को भी मजा आ जाए। और मैं लास्ट में मेरा ये होता था कि प्लीज हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत हम हमें गर्व लेना चाहिए कि हम स्त्री है, तो हमारे हाथ में पूरा परिवार है, तो परिवार को हम कैसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, बस वो काम हमें करना है। और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमारे घर में रह के भी हम बना सकते हैं, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करती थी और मैं लास्ट में लिखती थी कि फिर भी आपको कोई समस्या है और आपको लगे कि बस ये जीवन जीने जैसा नहीं लग रहा है, तो मेरा संपर्क कीजिए। और मैं नीचे मेरा नंबर देती थी और आप मानेंगे नहीं, वो टाइम पे इतने सारे कॉल्स आते थे और तापी से तब कुछ भी प्रोविजन नहीं था, तो कोई भी छलांग लगा सकता था। तो हाँ, तो वो टाइम पे वहाँ तब के जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने मेरा संपर्क करके मुझे कहा कि आपकी टीम के द्वारा मेरी अनिस संस्था, अपमृत्यु निवारण सहाय संस्था, उसके आपकी टीम के द्वारा आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि जैसे ये जो बहुत सुसाइड तब महिलाएं ही करती थी, कुछ भी घर में झगड़ा हुआ वो कूद जाती थी। तो उसके लिए फिर मैंने काम शुरू किया और महिला पुलिस स्टेशन सूरत शहर में जो कार्यरत करना था, उसमें हम आगे आए और हमारे कारण वो एक महिला पुलिस स्टेशन जो चल पड़ा, फिर तो बहुत सारे अब है। सही बात है मैडम ना। एक आपने तो इतना सारा कुछ किया है, एक आपको नहीं लगता अभी जैसे देखिए आज भी गुजरात जो है, अगर गर्ल चाइल्ड के मामले में देखें ना तो गुजरात का एवरेज इंडिया में लोवेस्ट आता है। आज हम ना पूरे अगर इंडिया का एवरेज देखते हैं तो 940, 1000 बच्चों पे 940 लड़कियां हैं। और मैं पढ़ रहा था तो उसमें गुजरात में अभी भी 909 है, जबकि मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं फादर मेरे आदमी में थे, तो मैं ऑल इंडिया में हर जगह घूम घूम के देखा समाज को इधर उधर। तो सूरत और ये जो गुजरात है ना, गुजरात तो फिर भी ना औरतों के लिए सेफ है, और यहाँ पे ना माँ बाप के उतना बर्डन नहीं होता दहेज का, और लोग मतलब एक्सेप्टेबिलिटी मतलब उतना लेट गर्ल्स और बॉयज का ऐसा कोई बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं करते। तो क्या ऐसा रीजन है जो कि अभी भी जो रेशियो है ना हमारा गुजरात का, वो इंडिया से लो है, और उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? सूरत में 1000 लड़कों के सामने 808 बेटियां जन्म ले रही है और ये बहुत ही तो डरावना। यस। और आपको बता दूं कि गुजरात का रेशियो इसलिए डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ सूरत। और सूरत क्यों? क्योंकि सूरत पहले से ही समृद्ध रहा है गुजरात में। सूरत में जो ओरिजिनल सुरती है वो तो बहुत ही कम परसेंटेज अब बच गए हैं, बाकी तो बाहर से आने वालों की संख्या बहुत है, तो पूरे भारत से यानी मिनी भारत बन गया है। तो इतने सारे कल्चर के लोग यहाँ आए हैं, पैसा बिल्कुल कमाने आए हैं, तो पैसा तो कमा ही रहे हैं, तो वो पैसों का टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो लोग मिसयूज भी हो रहा है। यानी मैं कहूंगी टेक्नोलॉजी की भी मिसयूज कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, उस टेक्नोलॉजी का हम लोग ने गलत इस्तेमाल करके ये बेटियों को गर्भ में परीक्षण करके, बेटियों को तो पहले ही मार देते थे, यानी बेटी गर्भ में बेचारी आती थी, बाहर तो आ नहीं सकती थी। पर अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पीड़ाजनक बात मेरे लिए ये रही
कि अब तक तो बेटी गर्भ तक आ सकती थी, अब तो ऊपर से ही उसको विदा कर दिया जाता है। ओ, जेंडर सिलेक्शन हो रहा है। और जेंडर सिलेक्शन देखो, हमारे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने तो स्टिंग ऑपरेशन करके फर्स्ट पेज पे ये दिया था कि इतने लाख आप देते हैं तो आपको एक बेटा मिलेगा, इतने लाख देते हैं तो 2 बेटे, इतने लाख देते हो तो 1 बेटा 1 बेटी, यानी पूरा पैकेज। जैसे आपको नैनीताल और कश्मीर घूमने जाना हो, इस तरह से पूरा पैकेज देते हैं। और ये जब आया, और 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार ये चीजें आई सामने, और मैं उसके ऊपर जो काम कर रही थी, मैंने तो उसको बहुत ही देखा था नजदीक से, क्योंकि ये हो रहा है। तो आप जो पूछ रहे थे गुजरात क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि गुजरात समृद्ध है बहुत सारे राज्यों के अंदर भी, और उसमें सूरत सिटी तो आर्थिक पाटनगर है। तो यहाँ पैसे वाले लोग हैं, तो वो लोग टेक्नोलॉजी में अपना पैसा डाल के अपने जो चाहिए वो जेंडर का बच्चा वो ले रहे हैं। अब सिक्योरिटी की आपने बात की कि यस, गुजरात में महिला ज्यादा सेफ है दूसरी जगह से, हम भी देख रहे हैं, भले ही हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, पर आई थिंक दूसरी जगह से वो थोड़ा सा कम कैसे? दिख रहा है। पर वो भी बहुत डरावना अंक है जो दिख रहा है वो भी। यानी महिलाएं सेफ तो है, वो घूम सकती है, पर उसको अलर्टनेस उसमें अभी भी नहीं है कि उसको क्या करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि समाज ऐसा होना चाहिए कि किसी को डर होना ही नहीं चाहिए। जेंडर का क्यों डर, कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, हम सब लोग एक तरीके से जी सके, ऐसा समाज की रचना करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं मेरी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा समाज बनाऊं। मैं अभी बेटी संतुलन यात्रा कर रही हूँ भारत में, और उसके दौरान मैं कोशिश कर रही हूँ कि लोगों की मानसिकता ये बने कि ये समाज बेटे और बेटी के लिए अलग नहीं होना चाहिए, हम सब एक समान है, सबके लिए सेफ होना चाहिए ये समाज। माँ बाप को ना अपने बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि वो उसको दूसरे की बेटी भी तो अपनी बेटी है, जो अपनी बहन है, तो वो उतना ही सम्मान दे। जिस दिन बच्चों की नजरिया बदल जाए ना औरतों के प्रति, क्योंकि कोई ना किसी का बेटा होता है, वो घर में क्या सिखाते हैं कैसे नहीं सिखाते, लेकिन थोड़ा सा समाज को, बच्चों को, जिस तरह से हम बेटियों को इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, उसमें से 10-20% अपने बेटों को भी सिखाए ना कि बेटा तू ये करता है गलत है, तू किसी की बेटी को कुछ बोलता है तो गलत है, या किसी के लिए ऐसा करता है तो भी तेरी बहन है, माँ है, भाई है, किसी का एक समाज में है ना, तो जो परिवर्तन है ना वो और फास्ट आ सकता है कानून के साथ साथ। क्या लगता है? बिल्कुल। मैं इसमें 2 बात करूंगी। मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, मेरे बहुत सारे अभियान रहे हैं, जिसमें एक अभियान ये था विथ यू, यानी हमने पुरुषों को कहा था कि आप महिलाओं के साथ हो, ये उनको फील कराओ। तो उसमें हमारे एक स्लोगन था कि रिस्पेक्ट वुमन। तो महिलाओं को सम्मान देना ये तो हमें सिखाना ही चाहिए, और मैं कहती हूँ कि सबसे पहले ये शुरुआत घर से ही होती है। जिस माँ के गर्भ से आप आए हो, वो उसकी कोख में आप पले बड़े हुए हो, आप निकले हो, तो आपको सबसे पहले तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उस जेंडर को, कि जिस जेंडर के द्वारा आप आए हो। तो मैं बेटों को ये सिखाती थी कि क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसको नहीं पता है कि वो कौन से जेंडर का है। तो वो तो बच्चा जब तक 5-6 साल का होता है, तो वो तो बेचारा हाँ, नॉर्मल, समझता ही नहीं। पर हम लोग उसके दिमाग में डालते हैं कि तू लड़का है, ये मत कर, तू लड़की है, ये कर, तू लड़का है, इसके साथ ऐसे मत घुमा कर, ऐसा कर। तो ये सब चीजें जब हम बच्चों के मन में डालते हैं, तब उसमें भेद आता है। तो ये सीखने की जरूरत हम समाज को है, हम पेरेंट्स को है। तो इसके लिए हम काम कर ही रहे हैं, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें यही करना चाहिए। पर मैं सबसे ऊपर एक बात कहूंगी कि सबसे पहले तो महिलाओं को एक्सेप्ट करना है कि वो स्त्री है, उसको गर्व लेना है कि मैं स्त्री हूं और मैं शरीर नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है। वो अपने आप को शरीर के तौर से ना देखे, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, जो भी होती है पुरुष की कोई चीज अगर मार्केटिंग के लिए, तो भी उसमें महिलाओं को ही दिखाया जाता है। क्यों, वाई? तो क्योंकि महिलाओं ने अपने आप को एक
लोगों के सामने पेश करने के लिए तैयार रखा है। तो व्हाई? तो यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। मुझे मेरे जेंडर पे प्राउड है, तो मुझे सामने वाले जेंडर पे भी प्राउड है। मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे जेंडर को फर्स्ट रिस्पेक्ट करती हूँ। जैसे फ्लाइट में कहते हैं ना, पहले अपना मास्क पहने फिर बाजू वालों का। तो पहले मैं अपने जेंडर पे रिस्पेक्ट करती हूँ, फिर मैं सामने वाले को कहती हूँ और उसको भी कहती हूँ कि मैं आपको रिस्पेक्ट कर रही हूँ, यू ऑल्सो रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट मी। ये बात हम समाज में लेके जा रहे हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये सबके दिमाग में आना चाहिए, और खास करके महिलाओं के, वो सिर्फ शरीर नहीं है। जनरली क्या होता है कि चाहे आपकी बेटी हो चाहे मेरी बेटी हो, वो हम हर माँ अपने घर में जब बेटी होती है ना, बोलती है रहने देना, इसको फ्रीडम में रहने दे, काम मत करा, क्योंकि उसको ससुराल में जाके तो करना ही पड़ेगा। ये जंक्शन है इस समाज का, अपने भारत समाज का। और फिर अब जब वहां जाके एकदम सब कुछ करना पड़ता है, या लोड आता है, या मान लीजिए उसके आती थी कैसी हो, तो खुद करना पड़ता है, तो ये वो फ्रस्ट्रेशन और बाकी चीजों में क्रिएट होता है। तो उसमें आपका क्या लगता है कि मतलब लोगों को बैठ के समझ के, जैसे आप सोशली लोगों के जैसे सम्मेलन करते हैं, नारियों के भी सम्मेलन करिए, शाखों को उसको पर्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट पे बुलाइए, लोगों को बोलिए देखो वो रोल बहू का भी है, उतना ही क्रिटिकल है, उतना ही सास का भी है। अगर वो लोग थोड़े से मिल के और अपने को माँ बाप, ये वाला माँ बाप वहां वाला माँ बाप समझ ले, तो मेरे को लगता है ना कि समाज में और बहुत सारी चीजें ना एकदम 85-90% एलिमिनेट हो सकती है। मैं आपको बताऊं, महिला अब पक गई है। वो बोल रही है हमें ही क्यों सिखाते हैं आप सब, सिर्फ महिलाएं मिलती है। बचपन से हमें वही सिखाया गया कि अलग घर में जाना है, तुझे ये करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे सीखना है, ये करना है, वो करना है। ससुराल में जाते हैं, नया नया जगह होती है, तुम्हें ये समझना है, यहाँ ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। फिर जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको सीखना है। जैसे आपने बताया कि महिलाओं के इतने रोल है, वो बेटी है, फिर बहू है, फिर वो सास भी बनती है, फिर वो दादी भी बनती है, नानी भी बनती है। तो वैसे ही पुरुष के भी तो वो रोल है, यस वो है। बेटा है, फिर वो पति बनता है। अब उसका माहौल नहीं बदलता है, वो अपने ही एटमॉस्फेयर में, अपनी ही जगह पे रह के काम करता है। चाहे वो 15 घंटे, आपने कहा कि वो बाहर से काम से आता है, तो 15 घंटे महिला भी घर में काम करती है। पर महिला जो काम करती है वो एक अलग वातावरण में आके, वो अपना पूरा छोड़ के आई। देखो, एक गमले में हम जब कोई छोड़ लेते हैं ना, तो पहले उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेनी पड़ती है, वो डाले, और फिर नया गमला हो तो वो थोड़ा मुरझाएगा, फिर धीरे से उगेगा। ये सिंपल है। तो जब बेटी दूसरे घर से आती है, तो उसने बचपन से जो देखा है, वो चीजें यहाँ से बहुत ही अलग हो सकती है, और होती भी है। तो उसको उसमें पहले तो सेट होना, उसमें सेट होते समय उसको किसका सपोर्ट चाहिए, खास करके, क्योंकि वो किसके लिए आई है। वो सास को शादी करके तो नहीं आई है, ससुर को देख के या घर देख के, ज्यादातर नहीं, वो तो अपने पति को देख के आई है। तो उसने फेरे भी पति से लिए हैं, वचन भी पति ने दिए हैं। तो उसका एक्सपेक्टेशन पति के पास से है कि मैं आपके लिए आई हूँ, फेरे आपसे लिए हैं, आपने वचन दिए हैं, तो पहले आप मुझे भी समझो। मैं मानती हूँ बेटों को समझाना भी आना चाहिए, सिर्फ समझना नहीं। उसने अपनी बीवी को समझ लिया, अब वो उसको कैसे समझा रहा है कि तुम्हें इस गमले में मैं ला रहा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं बिल्कुल निभाऊंगा। तुम्हें भी यहाँ अच्छी तरह से ग्रो होना है। तो ये काम जो है हम बेटों को नहीं सिखाया है, पहली बात। अब बेटियां को सिखाते थे पहले, अब तो हम लोग ने, आपने कहा वैसे, कि बेटियों को कहा कि नहीं, अब तू एकदम इंडिपेंडेंट ही रहना, किसी का मत सुनना, किसी का ये मत करना। तो अब बेटियां भी बगावत पे आ गई है, तो घर में बेटा और बेटी है, यानी पति पत्नी का ही झगड़ा हो रहा है। अब माँ बाप तो बेचारे एकदम बाजू पे चल गए, क्योंकि माँ बाप से अलग होने के बावजूद भी डिवोर्स रेशियो सबसे हाई है अभी। वो दोनों में इसलिए नहीं बनती है क्योंकि दोनों को जो सीखना चाहिए, पहले एक सीखता था, अब वो भी नहीं सीख रहे वो। तो हमारा काम ये था कि हमें दोनों को वो सिखाना था। हमने बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश की, हमें ये करना ही नहीं था। हमने गलत ये किया, बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। बेटी को हम लोग कहते प्राउड से कि अरे ये तो हमारे घर का बेटा है। तो बेटी है ना, अपने दिमाग में सोचती है कि अरे मैं तो मेरे मायके में मैं बेटा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत है। तो हमने बेटियों को मायके वालों ने बांध लिया। फिर वहां ससुराल में जाना है, तुझे ये देख, तेरी सास ये बोलेगी, यानी उसके दिमाग में डाल दिया
कि सास अच्छी नहीं होती है, तो वो एक फिक्स माइंड से जाती है कि सास जो भी कहेगी वो उल्टे से सोचेगी कि अच्छा इसने इसलिए मुझे, यानी सास अगर कुछ सिखाना भी चाहे या कहना भी चाहे कि हमारे घर में एटलीस्ट ये होता है, तो वो भी कहती है तो बखेड़ा हो जाता है, पूरा उल्टा सोच। अब यहाँ रोल होता है पति का और बेटे का। जो बैलेंस करना चाहिए वो हमें बेटों को सिखाना चाहिए कि हमें पता है कि तेरी सैंडविच हो रही है, बीवी को भी संभालना है, माँ को भी संभालना है, तेरे लिए तो ये दोनों अपने नजदीक वाले हैं, तो तुझे क्या करना है, क्योंकि सबसे क्रूशियल रोल तो उसका है। वो तो अपनी सास से छेड़ा फाड़ के निकल जाएगी घर से, पर वो बेचारा बेटा अपनी माँ को छोड़ के जाना है या तो बीवी को छोड़ना है, तो उसकी हालत खराब है। तो हम कहते हैं कि बेटों को ये सिखाओ कि तुम्हें कैसे बैलेंस करना है। दूसरा, हमने बेटों के साथ बहुत अन्याय किया है। क्यों? क्योंकि हमने बेटियों को तो अपने इमोशंस बताने के लिए बहुत ही सोसाइटी ने, और उसको अच्छा भी मानते हैं कि हाँ। बेचारी इतनी अपने माँ बाप के लिए दौड़ के आ जाती है, सेवा करती है, बेचारी रो रही थी, ये कर रही थी। पर अगर एक बेटे के आंख में आंसू आया ना, एक बूंद भी, ये लड़की की तरह रो रहा है, पागल है क्या, स्ट्रांग पुरुष है ये तो उसको पुरुष है करके बचपन से उसके इमोशंस को हमने बहुत ही दबा के रखा है। वो बेटा है पर फिर भी उसको वही प्यार है जो एक बेटी को अपने माँ बाप के प्रति है। तो मैं मानती हूँ कि बेटों को एक्चुअली तो ये छूट देनी चाहिए कि इट्स ओके, इमोशंस दिखाओ। दूसरा, हम बेटियों को जो सिखाते हैं ना, तुझे अलग घर में जाना है, तो बेटों को भी कहना है कि तुझे इंडिपेंडेंटली अपना सब काम खुद करना है। तेरे लिए कोई आएगा नहीं कि जो करेगा, चाय बनाएगा, खाना पकाएगा हमेशा के लिए, तो तुझे भी ये सब घर के काम में हेल्प करनी है। इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा बॉन्डिंग पति पत्नी के बीच में घर में वातावरण सेफ रहता है। तो ये सब जो हम चूक गए और हमने बेटियों को ये बता दिया अब तुम बेटों की तरह, यानी तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम इंडिपेंडेंट, तुम बाहर काम करो, घर में तो हो जाएगा, इसमें ये जिम्मेदारी से मुक्त किया। उससे बदले हमें यही करना है, दोनों को जिम्मेदारियों के साथ रखना है घर में, दोनों का लालन पालन जिम्मेदारी के साथ, विथ इमोशंस, दोनों को इमोशंस दिखाने की छूट होनी चाहिए। यानी बेटा अगर माँ को प्यार करे तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ममाज बॉय है, और बेटी प्यार करे तो वाह बेटी है, माँ को प्यार करती है, ऐसा नहीं, दोनों सेम है। तो हम जेंडर बायस ना करें, ये हम सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये मैं मानती कि बच्चों को किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है कि कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आए, फैमिली कोर्ट जाना नहीं पड़े, घर पे उस चीजों को समझा लें और खुशी खुशी रहें। देखिए अभी तो जीवन है ना, कोविड के बाद लोगों ने इतना तो समझा है लाइफ को कि खुशियां बांटते चलो, कुछ लेके जाने वाले नहीं हो यहाँ से, और जितना एक दूसरे को, खास तौर पे मेरा तो ये मानना रहता, मैं तो 15 मिनट में भूल जाता हूँ। मैं अगर मैं किसी को कुछ बोल भी दूं, डांट भी दूं ना, तो 15 मिनट बाद आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू से सॉरी, एंड मेरी वाइफ को भी बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती। तो आप क्या मतलब कुछ शिक्षा देना चाहती है कि बच्चों को, कि देखिए फैमिली कोर्ट आने की नौबत ही नहीं पड़े, वकील के पास जाने की नौबत नहीं पड़े, वो आप गीता श्रॉफ को फैमिली कोर्ट के काउंसलर के पास जा करके लोगों को वहां पे काउंसलिंग लेने की जगह आपकी इस पॉडकास्ट को सुन के वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आपने कहा कि उनको फैमिली कोर्ट ना आना पड़े, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले तो पति पत्नी को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। यानी रिएक्ट करो तो उससे पहले समझो तो ज्यादा अच्छा है। पर अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो रिएक्ट करने के बाद भी उसको छोड़ मत दो, उसको समझो कि ये क्यों ऐसा हुआ। जो जैसे आपने कहा कि मैं तो माफी मांग लेता हूँ, अच्छी बात है, जो माफी मांगता है वो तो और बड़ा होता है, तो और माफी जो देता है वो उससे बड़ा होता है। तो मैं मानती हूँ कि माफी मांगना और माफी देना, ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के पहले सुलह मशवरा कर लेना चाहिए। लाइफ में ना कोई चीज का शॉर्टकट नहीं होता, और खास तौर पे ये जो रिश्ता होता है ना, ये तो बहुत बहुमूल्य रिश्ता होता है, और ऊपर वाला बना के भेजता है, चाहने से नहीं मिलता, और चाह करके शादी भी नहीं होती। हम बहुत बार चाहते हैं कि हमारी शादी यहाँ हो जाए, नहीं होती। शादी वही होती है जहाँ पे पहली शादी तो वैसे ही होती है, और उसी को लास्ट करना है। तो आदमी को जीवन में जो है थोड़ा सा लेट गो करके रहना चाहिए, और ये मान के चलो कि जो अभी है ना, क्या गारंटी है कि जो दूसरा आप, खुदा न खास्ता आप ऐसा स्टेप लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं, वो उससे अच्छा मिलेगा। तो आप खुश रहो उसके साथ, लड़ो झगड़ो तो प्यार है, लड़ाई तो होती है प्यार में, लेकिन अगले दिन माफ करो एक दूसरे को और जिंदगी को एंजॉय करो।
तो आपको मैडम के वहाँ काउंसलिंग करने के लिए सिविल कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जो आप अभी जो बता रहे थे उसमें कि घर में सिर्फ कोप भवन यानी वो गुस्सा वाला कॉर्नर नहीं, मैं दूसरी एक कॉर्नर हमेशा देती हूँ, वो है प्ले कॉर्नर। मैं हमेशा कहती हूँ कि घर का पूरा परिवार यानी हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग है, गेस्ट है, बच्चे हैं, पति पत्नी है, उन लोगों को दिन में थोड़ा समय एक दूसरे के साथ कुछ भी प्ले करना चाहिए। तो मैं वहाँ गेम कॉर्नर करवाती हूँ। बहुत सारी बोर्ड गेम्स अब तो इतनी इंटरेस्टिंग आ गई है जी, जी। कि सब बोर्ड, और बच्चे अब हमारे से ज्यादा अच्छे खेलते हैं। तो जब देखो दादी दादा पापा मम्मी और बच्चे एक साथ गेम खेलते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है और घर का, और यही वाइब्रेशंस जो घर में अगर जाए ना तो वो घर में बहुत इजीली एक दूसरे को समझने के लिए मौका सबको मिला रहता है, क्योंकि वो एक जगह ऐसी है जहां आप लड़ते नहीं है, बातें करते हैं और मजा लेते हैं। और उससे क्या होता है, एक अंदर से भी प्रफुल्लितता आती है। और आपको नहीं पता है कि आप अगर अपने आप को, मैं अपने आप से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ दुखी होती हूँ। कोई एक छोटी सी बात मेरी इतनी सारी खुशियों को फटाक से डाउन कर देता है, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ तो मुझे पता चलता है। तो जब ये सी गेम खेलते हैं तो वो जो अंदर एक खुशी का ये आता है ना, उससे आपकी एनर्जी ग्रो होती है। तो वो एनर्जी से आप और अच्छी तरह से वो व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। तो मैं मानती हूँ कि बेटा जो भी आप सुन रहे हो वो सिर्फ कोप भवन या कोप कॉर्नर नहीं, नहीं, पर जोक्स अपार्ट, देखिए मोदी जी का ये इनिशिएटिव भी था सूरत के बहुत सारे लोगों का बायोडाटा बनाने का। जी, हाँ, पथदर्शक। पथदर्शक, उसके बारे में बताइए। पर जब मैं सूरत आई, सोशल वर्क करने लगी, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने से इतना पता चलता था कि वाओ! हमारे चीफ मिनिस्टर है वो भी ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। उनकी सोच मुझे लगी कि वो बिल्कुल मैं जो सोचती हूँ उस दिशा की है, तो मैं उनको पढ़ने लगी। नहीं तो मैं पहले पॉलिटिक्स का कभी भी पी भी नहीं पढ़ती थी। पर फिर जब मैंने महिलाओं के लिए ये काम किया, उन्होंने बहुत बार अपील भी की थी बेटी बचाओ के लिए, और मैं बेटी बचाओ, यस, तो मैं बेटी बचाओ के लिए बहुत काम करती थी। मोदी जी जब सूरत आए तो उन्होंने अच्छी तरह से मुझे सुना, समझा। मैंने तो ऐसे ही एक लेटर लिखा था हमारी संस्था की तरफ से कि हम सर मिलना चाहेंगे आपको गांधीनगर में, और मुझे तो लगा कि ठीक है, ये तो डाला और वो तो चल गया। पर मुझे सरप्राइजिंगली आंसर मिल गया और बुला दिया। तो हम तो इतना खुश हो गए कि वाओ, चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, और हमें 9 बजे बुलाया। हमने समझा कि 9 बजे तो 2-3 तो बज जाएंगे, वहां बैठे होंगे, पर सरप्राइजिंगली 9 बजे ही हमें अंदर ले लिया गया। तो मेरी पूरी एक इमेज जो थी पॉलिटिशियन के लिए वो बदल गई। और फिर यस, बिल्कुल मैंने उनके साथ जब काम किया तो उनको समझने की मैंने कोशिश की। तो उन्होंने जैसे समझाया कि शहर के ऐसे लोगों को एक दूसरे का पता होना चाहिए कि जो ऐसे अच्छे विचार वाले हैं। तो ये पथदर्शक ग्रंथ इसीलिए सूरत में बना कि ऐसे लोगों को मैंने वो इकट्ठा किया। हमारी एक टीम बनी थी, पथदर्शक समिति, उसमें हमने सबने मिलके ये काम किया। और आप लोगों ने यातायात के लिए भी बहुत सारा काम किया था, समझो समस्या बालकों की, कुछ ऐसा एपिसोड था। और यस, और वो केतन मेहता जी ने भी साथ में थे, और कोई आपके कोई कॉलेज के प्रोफेसर थे, उसके बारे में बताइए। जी जी, बिल्कुल। हमने समझो डॉक्टर रईस मनियार भी थे उसमें, और बहुत अच्छी तरह से हमने ભાર વગરનું ભણતર એ વિષય ઉપર પણ કામ કર્યું। પેરેન્ટિંग फॉर पीस के ऊपर हमने काम किया। हमारे आईपीएस ऑफिसर हसमुख भाई पटेल पेरेंटिंग फॉर पीस का बहुत अच्छा अभियान, आज भी उनका बहुत बड़ा, और अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स और इतने पूरे भारत से सब जुड़ गए हैं, और उसमें मैं भी पार्ट हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं फाउंडर में से एक हूँ, उनके साथ रही हूँ, और उसमें इतना अच्छा हम बच्चों की समस्या समझकर पेरेंटिंग के ऊपर ले जाते हैं। और अब तो गेम के द्वारा और बहुत अच्छी तरह से ये पेरेंटिंग के कोर्स करवाते कोई हैं। ऐसी मतलब सूरत में कोई ऐसी संस्था है या कोई ऐसा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि मतलब पेरेंट्स वहाँ पे अपने बच्चों के साथ जाकर के इस चीज को सीख सकते हैं? पर्सनल लेवल पे वो काउंसलिंग का चल रहा है, पर हम तो पूरे कॉलेज, स्कूल और जाहिर स्थलों पे भी, जैसे अभी हमारा अखिल हिंद महिला परिषद बृहद सूरत शाखा में ये 7 दिन का कैंप है, जहाँ कोई भी 6 से 15 साल का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसमें हम उनकी समस्या समझ के उनको कैसे इसमें से बाहर आना है वो सिखाएंगे। वो पेरेंटिंग फॉर पीस के द्वारा हम करवा रहे हैं। आज का बच्चा वो कल का देश का भविष्य बनने वाला है। तो अगर जो बच्चों की नींव, और खास तौर पे जो आप बोले थे ना, कल्चर, क्योंकि अगर बच्चे ना हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जीवन में,
बहुत बार देखते हैं कि बच्चों को जो संस्कार हम नहीं दे पाते तो कुछ नहीं दे पाते, तो वो संस्कार देने के लिए अगर कुछ इस तरह का हो तो सोसाइटी वाले बुलाएं, और बुलाएं तो किसको बुलाएं, तो उस तरह से धीरे धीरे करके, तो कम से कम चलो हम सूरत में तो एक ऐसा समाज बनाएं कि जो आने वाली पीढ़ी लोग बोले कि उसमें जो है मैडम का योगदान, और उनके साथ एक ऐसा एसोसिएशन हुआ कि एक आंदोलन बन गया। ये जो चीज है ना, मेरा मानना है कि ये जो बच्चों के साथ जो आप लोग करते हो, ये ना सारे आंदोलनों की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा तो गर्ल्स भी है और बॉय भी है और इनोसेंट है, अगर छोटे बच्चे के मन में बचपन से ही इस तरह के संस्कार बढ़ते तो ये एक ऐसा देश का नागरिक बनेगा ना, क्राइम खत्म हो जाएगा, रेप केस खत्म हो जाएगा, डोरी खत्म हो जाएगा। कांटेक्ट नंबर और वेबसाइट और सब दी हुई होती है। बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत। यानी सोसाइटी में भी जब हमारा 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो वो लोग कभी ये कहते हैं कि ऐसा एक सेशन रखो कि जिससे हम पूरे फैमिलीज को एक करें और समझ दे। तो ये भी हमारी पेरेंटिंग फॉर पीस से भी हो रहा है, मेरे अनीस अपमृत्यु निवारण सहाय संस्था से भी हो रहा है। मेरी युवा टीम अभी बहुत अलर्ट हो गई है, तो मेरी अनीस की युवा टीम भी ये कर रही है। अखिल महिला परिषद अपने जगह पे बैठ के वो भी अपने ये ऐसे शेड्यूल कर रही है, और ये सब ऑनलाइन मिल रहा है। यानी कि इसको कहाँ जाना है, बस वो उनका कांटेक्ट नंबर के साथ। कैसे देखना पड़ेगा? आज जैसे मुझे नहीं पता है, आप पेरेंटिंग डालिए, आप पेरेंटिंग डालिए, यस, आप वुमेन एम्पावरमेंट डालिए, मिल जाएगा। आप बच्चों के लिए डालिए, कोई भी आपकी समस्या आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें बहुत, अभी तो मैं तो वो टाइम पे शायद कम लोग थे, अब तो मैं कहती हूँ कि मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ आज सूरत की सोशल वर्क में। बाकी तो बहुत सारे यूथ आ गया है, और यूथ इतना अच्छा काम कर रहा है सूरत में कि इतनी खुशी हो रही है कि बस अब यूथ जब आ गया है ना तो हमारा भविष्य बन गया बस। बट लेकिन अभी समय है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि देखो जागरूकता ना आती है, मतलब आंदोलन मैडम देखिए किसी न किसी को तो आगे पड़ेगा ना। आज गीता श्रॉफ आगे आई, गीता श्रॉफ जब आई तो उनके साथ लोग आए ना, लोग आए तो उनके पास गवर्नमेंट के लोग भी आए, पब्लिक भी आई, सेल्फ भी आए। अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपने घर से अपना टाइम निकाल के समाज को देने लग जाए ना, तो क्रांति तो आ सकती है मैडम। और आप जिस तरह के अच्छे अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं वो तो बहुत सराहनीय है। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप वेबसाइट पे जाइए, खास तौर पे ये बच्चों के हैप्पीनेस के लिए, फैमिली के हैप्पीनेस के लिए, और उनको कल्चर देने के लिए। देखिए आज अगर आपका बच्चा जो है ना अच्छे कल्चर में आ गया और अच्छा गुण उसको आ गया ना, तो आपको समाज को बदलने के लिए आगे भविष्य में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप समझ लीजिए कि एक नया भारत बनने वाला है। बस आप सबको ये समझने की जरूरत है कि जीवन में आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाओ, बहुत सक्सेस हो जाओ, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिल जाए, आप बहुत पढ़ लो, बहुत पैसा कमा लो, पर परिवार नहीं है ना हैप्पी, तो आप बिल्कुल हैप्पी नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहला आपका फोकस परिवार पे होना चाहिए, और फिर बाकी की जो सर्कल है ना वो तो आपके होते जाएंगे। तो हम उल्टा करते हैं, हम पहले सक्सेस होने के लिए यहाँ वहाँ टाइम नहीं देते हैं परिवार को कि अरे यार ये मेरा समय है, मुझे कमा लेना है। पैसे से कभी भी खुशी नहीं कमाई जाती, बस ये एक समझ लेना चाहिए। मैडम आपने 2009 में दिल्ली में जो एक रेप केस हुआ था, 2013 में हुआ था दिल्ली में। तो आपने एक आंदोलन चालू किया था, करीब 10,000 लोगों को, लड़कियों को वहां पे प्रशिक्षित भी किया था, जोश भी है होश भी है, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली 2013 में वो निर्भया कांड हुआ था, पर हमारे सूरत में 2009 में गैंग रेप हुआ था स्कूल की बच्ची के साथ, और तब हम लोग 2009 में बाहर आया था, पूरा सूरत आया था, और सूरत की एकता तब दिखी। और तब मैंने इनिशिएटिव लेके, जोश भी है होश भी है, क्योंकि सब बेटियां डर गई थी उनकी अपनी सुरक्षा के लिए कि हम लोग मॉर्निंग में क्लास जाते हैं ट्यूशन, और ये ट्यूशन जाती हुई बच्ची के साथ हुआ था, तो वो हम सेफ नहीं है, तो स्कूल और ये सब की बच्चियां भयभीत हो गई थी। तो उन लोगों को एक एम्पावर करने के लिए जोश भी है होश भी है इंडोर स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया था, जिसमें 10,000 बेटियों को एक साथ तालीम दी गई थी। मैं मानती हूँ कि अपनी रक्षा करने के लिए हमें फिजिकली जुडो कराटे ये सब के ऊपर डिपेंड करना जरूरी नहीं होता है, हमें मेंटली स्ट्रांग होना होता है। और जब हम अंदर से स्ट्रांग है ना, तो आप वो हमारे रक्षा हम खुद कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से वो पार्ट इकट्ठे करके मेंटली कैसे स्ट्रांग बनाना है बेटियों को, वो पार्ट लिया था।
थोड़ा सा फिजिकल कि आप जूडो कराटे भले ही ना जानते हो, पर आपको इतना फिजिकली पता होना चाहिए कि ये कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से पॉइंट को यूज करना है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, आज भी 2009 से लेके आज भी 2025 तक रानी नाइकी देवी के नाम से हमारा ये सेशन चल रहा है विना मूल्य। हमने लाखों से भी ज्यादा बेटियों तक हम पहुंच गए पूरे गुजरात में, गांव-गांव में, जहां रानी कॉलेज नाइकी बुलाती है। देवी। यस, वो हमारा प्रोजेक्ट है और उसके जरिए हम उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि अपने आप को मेंटली कैसे फिट रखना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन के लिए अलर्टनेस, अवेयरनेस, और फिजिकली आपको कैसे करना है कि जिससे आप अपने आप को बचा सके वो सिचुएशन में। बस इतना हम लोग एक अच्छी सी ट्रेनिंग दिलवा देते हैं। आपने ना एक मोदी जी के ऊपर किताब लिखी थी कन्नड़ भाषा में, उसको भी आपने जो है ना गुजराती में ट्रांसलेट करने में हेल्प की थी आपने, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली तो वो टाइम पे मोदी जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे और बहुत ही अच्छी तरह से जब उनके साथ काम करने के बाद उनके बारे में जानना शुरू किया तो लगा कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नेता क्या है। तो तब कन्नड़ में प्रताप सिम्हा करके एक व्यक्ति ने मोदी जी के ऊपर एक पुस्तक लिखा था। तो वैसे ही मोदी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पता है। तो मैंने कहा कि मुझे गुजराती करवाना है। फिर मैंने प्रताप सिम्हा से कांटेक्ट किया कि मैं उनका गुजराती अनुवाद करवाऊं। उन्होंने कहा बिल्कुल, और फिर गुजराती अनुवाद करवाया था और वो नर केसरी नरेंद्र मोदी। यस, और बहुत ही बहुत 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 अच्छा प्रतिसाद मिला था उसको, और मोदी जी ने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। है अमेज़न वगैरह पे? जी नहीं, मेरा काम होता है ना 99% फ्री वाला काम होता है हमारा। नहीं, अगर किसी को नर केसरी नरेंद्र मोदी गुजराती में पढ़नी हो तो फिर बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुई या खाली गुजराती में? नहीं, गुजराती में ही। तो अभी कहाँ अवेलेबल रहती है? अब तो मुझे नहीं पता है, वो मेरे तो संपर्क करके बहुत सारे लोग ले जाते हैं, पर मैंने उसके बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ये इतने सालों में हम मानद सेवा, वॉलंटरीली सेवा दे रहे हैं। तो हमारी जो भी टीम है, जितनी भी टीम है जो फैमिली कोर्ट में, कुटुंब कल्याण मित्र सेंटर पे, पुलिस स्टेशन में, वो स्लम एरियाज में, जहां भी हमारे सब जगह अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमारा बिना मूल्य हमें संकल्प लेना होता है कि हम ना पैसे लेंगे। तो हम पैसे कभी भी कहीं से नहीं लेते हैं, हमारी बिना मूल्य सर्विस रहती है। और अभी युवा टीम भी उसमें जुड़ी है। उन्होंने सूरत शहर पुलिस के साथ मिलकर हमारी संस्था के युवा टीम ने 12 पुलिस वृद्धाश्रम दत्तक लिए हैं। तो 12 वृद्धाश्रमों के वृद्धों को वहां जाके फीड नहीं करते हैं हम। मैं तो मानती ही नहीं हूँ पहले से कि उनको खाना दे आओ, कंघी दे आओ, तेल दे आओ, नहीं। उनको आनंद दो, खुशी दो, बच्चों को भी खुशी दो। तो उनको घूमना होता है तो चलो कार में घूमने ले जाते हैं, उनको यात्रा जाना है, चलो एक बार साथ में सब यात्रा करते हैं। तो हमारी युवा उनको एडॉप्ट करते हैं, फिर वो उनके साथ बैठ के बात करते हैं फैमिली की। अपने घर में पूजा है तो चलो हम आपको ले जाते हैं हमारे घर ले जाते हैं, तो उनका एक घर का माहौल मिलता है। तो ये सब चीजें हम वृद्धाश्रम में करवाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि इसी से हमारी युवाओं को पता चलता है कि हमारे घर के बुजुर्गों को भी यही चाहिए। भगवान अगर पूछे ना तो वो तो वहां भी यही बोलने वाला है कि नहीं 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 नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया था, तो गलती से लग गया था मर गया मैं। तो वो तो माँ बाप का फर्ज है। और हम छोटे थे ना तो हमने वो स्टोरी सुनी थी कि वो बीवी ने कहा कि मैं तो, यानी एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी से कहा कि तुम्हारी माँ का कलेजा लेके आओ तो मैं तुमसे शादी करूं। तो वो गया, अपनी माँ का कलेजा लेके निकला कि मैं उसको दे आऊं। तो रास्ते में उसको ठोकर लगी, गिर गया। तो वो कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे कुछ लगा तो नहीं? ये माँ होती है। पर फिर ये चलिए समाज हाँ मैडम, मेरे को आईसीसी कमेटी के बारे में आप बताइए, जो आप सुप्रीम कोर्ट के नई गाइडलाइंस के साथ में जो आईसीसी कमेटी बनाना कंपलसरी है। जी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये मेरा सोशल पार्ट है। मैंने बहुत सारे अभियान किए हैं, दहेज के लिए किया, बलात्कार के लिए किया, छोटी बच्चियों के ऊपर दुष्कर्म होते हैं उसके लिए किया। वैसे वर्किंग प्लेस के ऊपर महिलाओं के साथ जो सेक्सुअली उनको तकलीफें दी जाती है, ऑफेंसेस होते हैं, उसके ऊपर बहुत काम किया। जबकि विशाखा गाइडलाइन निकली थी उस समय से, मैं 1998 से बात कर रही हूँ। अभी जब पॉश एक्ट निकला तो उसके ऊपर काम कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा था विशाखा गाइडलाइन से, अब जब एक्ट बनाया तब भी, कि जहां 10 महिलाओं से ज्यादा महिलाएं काम करती है वो हर एक प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आईसीसी होनी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और वो उसमें
अपनी इस कंपनी के लोग तो रहेंगे ही, 4 या 5 या 3 की कमिटी बनाते हो, पर एक कंपल्सरी बाहर एनजीओ से होना चाहिए जो समाज के साथ जुड़ा हो ऐसा व्यक्ति, जिससे वो कई बार ऐसा होता है कि अंदर के व्यक्ति बाहर बात नहीं लाने के लिए अपनी कंपनी में ही बात दबा देते हैं। अगर एनजीओ रहेगी तो कोई भी उसको पास अपना खुल के बात कर सकेंगे, और ये स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, सरकारी, अर्ध सरकारी सब कंपनीज में लागू होता है। इसलिए हाल ही में मैंने हाईकोर्ट की जज मैडम को बुला के आईसीसी की ये ट्रेनिंग दिलवाई थी, पूरे सूरत के आईसीसी कमिटी में जो भी मेंबर्स है उनके लिए, जिसमें मैं हूँ, वो अपने मैरियट, कोर्टयार्ड मैरियट में भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं आईसीसी कमिटी में हूँ, और यूनिवर्सिटी से लेके इनकम टैक्स से लेके बहुत सारी जगह पे हूँ मैं। पर तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वैसे जहां भी ये कमिटी है, पर नहीं है तो पहले बनानी चाहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आदेश दे दिया है, और उसका रिपोर्टिंग आपको हर 3 मंथ्स पे करना होता है, और आपको वो सबमिट करना होता है रिपोर्ट। तो आपको ये कमिटी कंपलसरी बनानी है, और उसमें एक एनजीओ पर्सन बाहर से या कोई एडवोकेट हो उनको रखना चाहिए। तो लास्ट कुछ लाइनें समाज के लिए और एक सोशल मैसेज, मतलब एक पॉडकास्ट का, और लोग क्या छोटी छोटी चीजें ध्यान दें, मतलब नटसेल में अगर मतलब ने जो हमने इतना बड़ा जो एपिसोड किया ना, उसको एक छोटी 4-5 लाइनों में समराइज करिए, और क्या करें जीवन खुशी से रहे, लोग मस्ती से जिए, और क्राइम फ्री भारत हो, क्राइम फ्री सूरत हो। जी, जी। मैं ये कहना चाहूंगी बिल्कुल मेरे श्रोताओं से कि आप पहले तो अपने आप से रहो जुड़े, क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़े होते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या है, कौन है, क्या कर रहे हैं। तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने खुद को चेंज करने की कोशिश करो, बाकी दूसरों को चेंज करने के लिए आपकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। और सबसे पहले अपने आप पे काम करो, और अपने राष्ट्र के लिए जो सही है वो ही हमारे परिवार के लिए सही होता है, ये समझकर राष्ट्र के प्रति नजर रख के ही जो भी काम करते हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप परिवार में जो कर रहे हो वो सब वो ध्यान में रखोगे तो आपके परिवार भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। शर्त ये है बस मेरी एक ही, कि पहले तो स्वयं अपने आप को जानो। मैं मानती हूँ कि हम दूसरों के लाइफ में बहुत देखते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, हमें खुद को पता नहीं है कि हम कैसे हैं। तो हमें पहले अपने आप को देखना है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, तो जिससे मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र बहुत खुश रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल तो उसी की खुशी में मेरी खुशी है। रियली आज जो है ना एक ऐसा सेशन था कि मैं भी भावुक हो गया, और जिंदगी में ना देखिए भावनाओं और सेंटिमेंट तो रहना ही चाहिए, आदमी रहता नहीं है, वो इंसान खत्म हो जाता है। तो मेरी भी देखिए इस एपिसोड के थ्रू आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि खुश रहिए, एक दूसरे को प्यार करिए, और स्टार्ट कहते हैं ना कि खुद से, सही बोला मैडम ने कि घर से स्टार्ट करो, अपने परिवार से स्टार्ट करो, अपने आप से स्टार्ट करो। पहले तो खुद खुश रहोगे, खुद अपने आप को जानोगे, अपने माँ बाप को जानोगे, परिवार को जानोगे, बीवी बच्चों को जानोगे, फिर समाज को जानोगे, और थोड़ा थोड़ा देश के लिए कंट्रीब्यूट करिए। ये मत सोचो कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं, क्योंकि ये देश और ये समाज आपका है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा योगदान देगा ना, तो मुझे विश्वास है हम वापस से पुराना वाला भारत बना सकते हैं जो स्वर्णिम भारत था। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिए, नारी का रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।